हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में पार्ट 2 50 मार्क्स रेखा पब्लिकेशन का ये जो गेस्ट पेपर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, संजीवनी किस तरह का काव्य है? तो संजीवनी जो है ये खंड काव्य है। निम्न में से किस रचना में देव और असुर की कथा को स्थान दिया गया है? तो संजीवनी में देव और असुर की कथा को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीवनी क्या है? संजीवनी जो है जीवनदायी विद्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जीवनदायी विद्या है संजीवनी। देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है? तो बृहस्पति जो है ये देवगुरु के रूप में विख्यात है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति जो देवगुरु के रूप में विख्यात है। शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है? शुक्राचार्य जो है ये संजीवनी रचना से संबंधित है। का ऑप्शन हो जाएगा संजीवनी रचना से संबंधित है शुक्राचार्य। पंचानन किसे कहा जाता है? पंचानन जो है ये शिव को कहा जाता है। शिव को पंचानन कहा जाता है। गीति नाट्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? तो गीति नाट्य का उदाहरण जो है पाषाणी है। पाषाणी जो है ये गीति नाट्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवतारणा किस रचना में की गई है? पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवतारणा किस रचना में की गई है? तो गंगावतरण में की गई है। पहला ऑप्शन हो जाएगा गंगावतरण में। एक दिनकर का प्रकाश कर्म पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है? तो दिनकर का जो अर्थ है वो सूर्य है। का ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि का चरित्र किस रचना में आया है? भरत मुनि का चरित्र जो है ये उर्वशी में आया है। ख ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी में। अहल्या का चरित्र किस रचना में केंद्र में है? अहल्या का चरित्र जो है किस रचना के केंद्र में है? तो पाषाणी में हो जाएगा। पाषाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है? गौतम मुनि का जो संबंध है वो पाषाणी रचना से है। भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी भाषा है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी भाषा। भारत की क्षेत्रीय बोलियों को संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो संविधान की 8वीं सूची में जो है क्षेत्रीय बोलियों को जो है वो स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। संविधान के राजभाषा का उल्लेख किस भाग में हुआ है? संविधान के राजभाषा का उल्लेख जो है वो भाग 17 में हुआ है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाग 17 में। संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है? संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा देवनागरी लिपि। पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा में विशेषता है? पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा की विशेषता है? तो यह राजभाषा की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा की। किस भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं? तो राजभाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? तो कुल 9 अनुच्छेदों में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कुल 9। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? अष्टम अनुसूची में जो है वो 22 भाषा सम्मिलित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 22 भाषा। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 30। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी है। संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? संक्षेपण की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। का ऑप्शन हो जाएगा सरल होनी चाहिए संक्षेपण की भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण में मूल अवतरण का कितना भाग आना आवश्यक होता है? तो तृतीयांश होता है आवश्यक। पहला ऑप्शन हो जाएगा संक्षेपण में मूल अवतरण का कितना भाग आना आवश्यक होता है, तो तृतीयांश पहला ऑप्शन हो जाएगा। संक्षिप्तता निम्न में से किसका गुण है? तो ये संक्षेपण का गुण है। संक्षिप्तता जो है संक्षेपण का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? सरकारी पत्र का कच्चा रूप जो है वो प्रारूपण कहलाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रारूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक करना का क्या अर्थ है? अब तक करना का जो अर्थ होता है वो बहाना बनाना होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बहाना बनाना। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। छक्के छूटना मुहावरा का क्या भाव है? छक्के छूटना मुहावरा को जो है उसका जो भाव है बुरी तरह पराजित होना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बुरी तरह पराजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कीमती वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? बहुत कीमती वस्तु के लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बहुमूल्य। जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? जल में जन्मने वाला जो जलज कहलाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके हृदय में ममता न हो के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो जिनके हृदय में ममता न हो उसके लिए निर्मम। पहला ऑप्शन हो जाएगा निर्मम। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को जीतने वाला जो है वो क्या कहलाता है? तो जितेंद्रिय कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जितेंद्रिय। डायरेक्टर का तात्पर्य है, डायरेक्टर का हिंदी रूप क्या होता है? तो निदेशक होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजर, एडवाइजर का तात्पर्य क्या होता है? तो एडवाइजर का मतलब जो होता है वो सलाहकार होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एडवाइजर का मतलब सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर का तात्पर्य है, ऑडिटर का मतलब क्या होता है? तो लेखा परीक्षक होता है। ऑडिटर का हिंदी जो होता है वो लेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी जो है प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलरशिप का मतलब बताइए। तो आप सबको पता ही होगा स्कॉलरशिप का मतलब छात्रवृत्ति होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स का अर्थ क्या है? इंडेक्स का अर्थ जो है वो सूची होता है। इंडेक्स का मतलब सूची होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। खंड काव्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? तो संजीवनी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संजीवनी जो है ये खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ का चरित्र निम्न में से किस काव्य कृति में वर्णित है? तो कच्छ का चरित्र जो है वो संजीवनी में आया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा संजीवनी में। मानवीय संकल्प और आस्था को संजीवनी काव्य का कौन पात्र प्रतीकित करता है? तो ये कच्छ पात्र। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कच्छ। अगला क्वेश्चन देखिए, आरसी प्रसाद सिंह किस युग के कवि हैं? आरसी प्रसाद सिंह जो है ये प्रतिवाद युग के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवाद युग। संजीवनी के अनुसार सूर और असुर में कैसा संबंध था? तो संजीवनी के अनुसार सूर और असुर में जो है शत्रुता का संबंध था। पहला ऑप्शन हो जाएगा शत्रुता का। असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? असुर गुरु के रूप में शुक्राचार्य जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा शुक्राचार्य। देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति में मिलता है? तो देवगुरु बृहस्पति का वर्णन जो है ये संजीवनी में मिलता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संजीवनी। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना निम्न में से कौन है? आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जो रचना है वो पाषाणी है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पाषाणी। पाषाणी काव्य की विधा क्या है? पाषाणी काव्य की विधा जो है वो गीति नाट्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा गीति नाट्य। भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने शाप दिया था? भागीरथ के पूर्वजों को दुर्वासा ने शाप दिया था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दुर्वासा ने। अगला क्वेश्चन, मैं प्रसन्न हूँ स्वखंडगा उतरे भू पर पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? मैं प्रसन्न हूँ स्वर्गडा उतरे भू पर, ये जो पंक्ति है ये कि कहाँ से लिया गया है? तो ये गंगावतरण का पंक्ति है। पहला ऑप्शन हो जाएगा गंगावतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलौकिक कला प्रेम तथा लौकिक द्वंद्वात्मक प्रेम को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना कौन सी है? उर्वशी है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी। असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार। असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार पंक्ति में असुर शब्द का अर्थ क्या है?
तो इस पंक्ति में असुर शब्द का अर्थ जो है वो राक्षस है, पहला ऑप्शन हो जाएगा राक्षस। अहल्या किस ऋषि की पत्नी थी? अहल्या जो है ये किस ऋषि की पत्नी थी? तो गौतम की। लास्ट चौथा ऑप्शन हो जाएगा गौतम की पत्नी जो है अहल्या। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को किस देश के लोगों ने मान्यता दी है? तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को भारतीय लोगों ने मान्यता दी है, पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये क्षेत्रीय बोलियां से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय बोलियां। राजभाषा का संबंध किससे है? राजभाषा का जो संबंध है वो सरकारी कामकाज से है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सरकारी कामकाज। संविधान का 7वां भाग किस लिए प्रसिद्ध है? संविधान का 17वां भाग जो है, संविधान का 17वां भाग वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान के लिए प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा संबंधी प्रावधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी का संबंध किस लिपि से है? राजभाषा हिंदी का संबंध जो है ये देवनागरी लिपि से है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा देवनागरी लिपि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 52 अक्षर। राजभाषा की एक विशेषता क्या मानी जाती है? राजभाषा की एक विशेषता पारिभाषिक शब्दावली मानी जाती है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली। सरकारी साहित्य से संबंधित भाषा क्या है? सरकारी साहित्य से संबंधित भाषा राजभाषा है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 जो है ये राजभाषा से संबंधित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? संविधान के कुल 9 अनुच्छेदों में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 9 अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान जो है सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 33 सदस्य होते हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 33 सदस्य। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अपने परिवेश और अस्मिता को सबसे सक्षम रूप में किस भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है? अपने परिवेश और अस्मिता को सबसे सक्षम रूप में किस भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मातृभाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मातृभाषा। शीर्षक की अनिवार्यता किससे होती है? शीर्षक की अनिवार्यता जो है वो किस में होती है? तो संक्षेपण में होती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा संक्षेपण में होती है। भाषा की सरलता एक शर्त होती है, भाषा की सरलता जो है एक शर्त होती है, किस में होती है? तो ये पहला ऑप्शन भी सही है निबंध लेखन में, दूसरा भी सही है संक्षेपण में, तीसरा भी सही है कहानी लेखन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधेर नगरी मुहावरे का जो अर्थ है जहां धांधली का बोलबाला हो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जहां धांधली का बोलबाला हो। बाजार गर्म होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? बाजार गर्म होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? तो इनमें कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें खुलना का क्या अर्थ है? आंखें खुलना का जो अर्थ है होश में आना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कुछ नहीं जानता है वह कहलाता है, जो कुछ नहीं जानता है वह क्या कहलाता है? तो अग कहलाता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अग। दोस्तों आज की वीडियो में 75 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो जो है वो बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 75 से आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा दूसरा वीडियो में। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।